कुछ ऐसा खास बचा नहीं है। मेन तो इसका टॉपिक साइक्लोट्रॉन होता था, वो सिलेबस में है नहीं। देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स हैं तो करते हैं उसकी बात हम। आप आ जाइए बेटा, बुकलेट उठा लीजिए अपनी और पेज नंबर 79। हाँ जी, पहला न्यूमेरिकल पेज नंबर 79 पर आ गए बेटा। अ प्रोटॉन इज इनिशियली ट्रैवलिंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूमेरिकल बेटा। हमने दो मोशंस पढ़ी है ना चार्ज पार्टिकल की। एक हमने पढ़ी थी परसों जो पढ़ा था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी फिनिश्ड द डे बिफोर यस्टरडे। और एक हमने मोशन पढ़ी है कल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, इतना खास नहीं है। लेकिन फिर भी होता क्या है ना, हम जिस चीज़ को सोच लें कि ना जी ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, और हम अगर बता दें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और वो आ जाए, तो बस फिर बड़ा अफसोस रह जाता है। इसलिए हमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब जो कि सिलेबस में है, भले ही वो इम्पोर्टेंट हो कि अनइम्पोर्टेंट हो। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इन्होंने क्या क्या दे रखा है कि जो देखो ये हमने डायग्राम बनाया था ना, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की थी ऊपर की ओर, रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा था चार्ज पार्टिकल x हॉरिजॉन्टली, कितनी वेलोसिटी से एंटर हुआ हमने माना था v। तो उस v को यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया बेटा, vx। vx इज 5.0 इंटू 10 पर क्या लिखा है ये, इट इज क्वाइट मिसप्रिंटेड 8 मान लेते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा सही है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 2 जीरो कम हो जाएंगी। कैलकुलेट द ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन। बेटा ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, ये ऐसे चलेगा ना, तो ये जो डिफ्लेक्शन आएगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन। तो वो ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन ये हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था। अच्छा और क्या दे रखा है, बाकी तो सब कांस्टेंट्स हैं। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चाहिए, ई वाई, वाई स्टैंड्स फॉर वर्टिकल के, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ध्यान देना यूनिट को, ये 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू होगा, मीटर में तो ज़्यादा होगी ना। और क्या दे रखा है, x, हाँ x भी दे रखा है, यानी कि 10/100 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर। ओके। अच्छा जी, मास जो होता है प्रोटॉन का, इन्होंने चार्ज पार्टिकल कौन सा एंटर कराया है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास वैसे तो 1.67 होता है, इन्होंने कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए 1.6 यूज़ कर लिया। तो 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ भी गड़बड़ कर रखी है, ग्राम दे रखा है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.6 किलोग्राम, यानी कि अपॉन 1000 और हो जाएगा, यानी कि 3 डेसिमल और बढ़ जाएंगे, -27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके। तो हमने क्या फॉर्मूला प्रूव किया था, अगर कुछ याद हो आपको, जो परसों किया था ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन का, y इज इक्वल टू क्या था, क्यू ई बाय 2mv²x²। तो ये पता है क्यों अनइम्पॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट इसलिए है कैलकुलेशन मुश्किल है, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल नहीं आता बोर्ड में। तो पहले तो चलो क्यू की जगह ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच इट इज गिवन टू अस, 200 ना, 200 2 जीरो और आ गए थे पर सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट करने के। उसके बाद हो गया था 2m भी हमने 1.6 मान लिया, इंटू 10⁻⁻27 हो गया था।
v इन्होंने दे दिया था 5, जिसकी पावर थोड़ी मिसिंग सी है, 6 बन गया था, तो 5 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। और फाइनली एक्स स्क्वायर, एक्स कितना 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 4 जीरोस को यहां से उड़ा दूं, -19 में से 4 जीरो चले जाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा, 1.6 भी तो गया, तो बस 10 टू द पावर माइनस के 15 बचे, ये 2 भी गया, और 10 टू द पावर माइनस के 27 बचे, 5 का स्क्वायर 25 आया, 10 टू द पावर 6 के 12 हो गए, 12 हो गए, और 1/10 ये भी तो अपॉन में आ गया ना, ये 100 हो गया, यानी कि 10 की पावर 2 हो गया। गिनो जरा बैठकर, ये 12 और ये 2 14 हो गए, 14 और -27, -27 में से 14 गए, ये माइनस के 13 बचे, माइनस के 13 ऊपर जाकर प्लस के 13, प्लस के 13 और माइनस के 15, माइनस के 2 बचे, और 1/25 बचा। ओके, तो 1/25। एक काम करो, अगर मैं 2 जीरो और जोड़ दूं, यहां 2 जीरोज और, तो यहां पर माइनस के 2 और लिखने पड़ेंगे, फालतू हो गया ना। तो अब ये क्या बना, ये बना 4 और इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। गुड, एक डेसिमल इधर लिख दो, 0.4 हो गया, 0.4 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, और 10 की पावर -3 मीटर तो मिलीमीटर होता है। सही जवाब आया बिल्कुल। तो जो हमने 10 पावर 8 उसको माना था ना, जो मिटा हुआ सा है, वो बिल्कुल सही माना था। बेटा क्लियर हुआ न्यूमेरिकल? यस सर। पिछला पेज कॉपीड था? यस सर। दिस वन ऑल्सो? यस सर। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट, नंबर 2। ये बोल रहा है कि इस बार एक इलेक्ट्रॉन है प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 पर 5 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल परपेंडिकुलर एंटर करा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इस बार मैग्नेटिक फील्ड का है न्यूमेरिकल, ये वो तो हमने कल ही पढ़ा है। तो चार्ज जो एंटर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितनी स्पीड से एंटर हो रहा है, 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड से। एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड कितनी, बी 0.019 गॉस। बेटा गॉस CGS होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और एक गॉस में 10 रेज़ टू द पावर -4 टेस्ला होते हैं। तो 0.019 इंटू भी हो जाएंगे 10 टू द पावर -4 टेस्ला, मतलब 1.9 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। व्हाट एल्स इज गिवन? ई दे दिया इन्होंने, ई की तो जरूरत ही नहीं थी हमको, मास भी दे दिया, मास भी पता होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। पूछा क्या है, बस रेडियस। तो रेडियस के मल्टीपल फॉर्मूला कल हमने देखे थे। अब क्योंकि यहाँ पर मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो विच ऑफ द फॉर्मूला शुड बी यूज्ड हियर? एकदम से रटा हुआ फॉर्मूला बता सकते हो तो बताओ, कल 4-5 फॉर्मूले देखे थे रेडियस के। नहीं? सर R = mv/bq। वेरी गुड। क्यू की जगह ई लिख देंगे, क्योंकि क्यू तो ई हो गया ना, क्योंकि एम और वी पता है इसलिए। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा। जब भी 9.1 आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है ना, प्लीज यूज 9 ओनली, क्योंकि 9.1 कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर देगा। v 10 टू द पावर 5, b 1.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पर -19। ओके, तो पहले पावर्स का खेल खेल लें। माइनस के 19 माइनस का 6 हो गया, माइनस के 25, माइनस के 25 ऊपर जाकर प्लस के 25, 5 पहले से बैठा है तो 30, प्लस के 30 माइनस का 31, बचा माइनस का 1। अब नंबर्स क्या हैं, बस 3 हैं।
अगर मैं रफली 1.9 को 2 मान लूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये 1.6 हो गया। तो बस रफली कैलकुलेट करके देख लेंगे हम इसको, जो भी हमें मिलता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. चेंज कर दूं पेज? Yes, sir. सर कर एक दो। मिनट। करो। सर हो गया। थर्ड, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, जो कल भी मैं बता रहा था कि दो पार्टिकल्स को एंटर कराया जाएगा सेम मैग्नेटिक फील्ड में, और विद द सेम, या तो सेम वेलोसिटी से, या सेम मोमेंटम से, या सेम काइनेटिक एनर्जी से। इस बार किससे एंटर करा रहा है? सेम काइनेटिक एनर्जी से। आर अलाउड टू पास थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कंपेयर द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो बेटा सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर हो रहा है ना, तो पहले तो एफ क्यू पी, यदि प्रोटॉन का चार्ज क्यू माने, तो बेटा अल्फा का मैंने कितना बताया था कल? चुप हो गए फिर से। बेटा टाइम टेबल बनाया है अभी आपने, आप लोगों ने अपने पढ़ने का? कुछ स्कूल जा रहे हो क्या बिल्कुल बंद? नहीं सर, कल गए थे। टाइम चेंज हो गया स्कूल का? यस सर। तो अब क्या है? सर 8:30 to 2:30। 8:30? 2 o'clock, 2:30 नहीं। 8:30 to 2 आप लोगों का, ओके। यस सर। तो बेटा एक टाइम टेबल बना लो, और अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने ऊपर। अगर आपने 2 आवर्स दिए हैं फिजिक्स को, तो वो 2 आवर्स देने ही हैं। कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको 2 आवर्स देने ही हैं। प्लीज प्रिपेयर अ टाइम टेबल नाउ। ओके सर। अब एक शेड्यूल बना लो, नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ना आपको कोई बैच बचा पाएगा, ना आपको कोई रिवीजन बैच बचा पाएगा। नहीं सर, कर रहे हैं हम सेल्फ स्टडी। घर पर फिजिक्स बताओ कल कितनी देर पढ़ी? मतलब कल के 8 बजे और आज के 8 बजे के बीच में। सर मतलब ऐसे तो नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसे ना ना टाइम ना टेबल नहीं, सेल्फ ना, स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट नहीं वाइज। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा बेटा। आपको अपने लिए कठोर होना पड़ेगा, आपको अपने लिए रिजिड होना पड़ेगा। एक टाइम शेड्यूल बनाओ। ओके सर। हाँ बेटा, थोड़ा सा ये टाइम बहुत कम बचा है, रेत की तरह हाथ में से निकला जा रहा है। मतलब मुझे आप लोगों की टेंशन है, आप लोगों को अपनी टेंशन नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे नहीं कि हाँ पढ़ लिया था, कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं है हमें पता। नहीं, ऐसे नहीं बेटा। तीनों मेजर सब्जेक्ट को 2 घंटे आपको देने हैं, 6 घंटे अदर देन ट्यूशन्स निकालने ही हैं। चाहे आप 24 घंटे में से 30 घंटे बनाओ दिन के, वो कैसे बनाने वो आपको पता होगा। 6 घंटे निकालने हैं तो निकालने हैं। नींद को कम करो, थोड़ा कंट्रोल करो नींद पर। बिस्तर को छोड़ो, समझ गए? टीवी को छोड़ो, आउटिंग्स को छोड़ो, बर्थडेज को छोड़ो, पार्टीज को छोड़ो, बस थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ। आगे यस को सर। पता चल रहा है कि नहीं तो क्रिसमस आ रहा है, आज क्रिसमस की पार्टी है, फिर न्यू ईयर आ रहा है, आज न्यू ईयर की पार्टी है। ये तो एंजॉय करना होता है, देखो एंजॉयमेंट भी तो लाइफ का हिस्सा है ना। नहीं, ये बातें नहीं चलेंगी अब ये चीज़ें छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो क्यू अल्फा कल बताया था, लेकिन नहीं पता है आप लोगों को। फिर हमने बताया था इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज एम देन मास ऑफ अल्फा। सर 4Q। फॉर क्यू 4M, सॉरी। नींद आ गई इसको खाना खा के। ओके, तो
अब फॉर्मूला कौन सा यूज करें, इन्होंने सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कराया क्योंकि बोलो बोलो सर रिपीट करना एक बार क्या? बेटा, इन्होंने क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करा रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ रेडियस का फॉर्मूला कौन सा यूज होना चाहिए? Sir, 2 pi mv upon bq. 2 पाई m, ये कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो बेटा? ये रेडियस का तो है ही नहीं। क्या बोल रहे हो मुस्कान, पता है आपको? नहीं पता है ना बेटा? मुझे फिर से अब एक बार, बस मुस्कान ने अपनी मम्मी से उस दिन बात कराई थी, मुझे सो बात। वो अंडर रूट वाला लगेगा क्या, हाँ 2m वाला? जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बन जाएंगी एनर्जी, रेडियाई दोनों की अलग अलग? आर पी के लिए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम पी, काइनेटिक तो सेम दिए, ई के को ई के रखेंगे दोनों के लिए, बी को बी रखेंगे दोनों के लिए, अपॉन क्यू पी। और आर एल्फा क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एम एल्फा, ई के को ई के रखेंगे, पहले ही बोल चुके हम, बी को बी रखेंगे, पहले ही बोल चुके हम, अपॉन क्यू एल्फा। तो रेशियो क्या हो गया बेटा? आर पी बाई आर एल्फा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 MP E K डिवाइडेड बाय BQP। और बेटा ये अपॉन में आएगा ना, तो अपॉन को हम उल्टा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? BQ अल्फा ऊपर और इसका रूट नीचे। क्या क्या बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है आपको, उसको उड़ा दो। एक तो 2, एक EK और एक B। अब क्या क्या बचा दिख रहा है? जो रूट के अंदर उनको एक ही रूट में बंद कर दो, एक ही झोंपड़ी में बंद कर दो। ऊपर यहां केवल कौन बचा? MP। अपॉन में कौन बचा? M अल्फा। इनटू जो रूट के बाहर है Q अल्फा, और अपॉन में QP। अब उनके ये रिलेशन लिख दो ऊपर जो देख कर आए हैं हम। तो RP इज टू R अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ MP अपॉन M अल्फा। MP बेटा क्या था? M अल्फा 4M। मल्टीप्लाई Q अल्फा अपॉन QP, Q अल्फा 2Q अपॉन Q। ये M भी गया, ये Q भी गया, बचा अंडर रूट 1/4। 4 का रूट क्या आएगा बाहर? 1/2 और 2। लो जी ये भी साफ। तो रेशियो क्या आ गया? 1:1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं मतलब कॉन्सेप्चुअल। हो गया? यस सर। नेक्स्ट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ चार्ज ऑफ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही होता है सबको, बताने की जरूरत नहीं है। एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर से परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, कंप्लीट्स अ सर्कुलर ऑर्बिट इन 10 टू द पावर -6 सेकेंड। इस बार ये टाइम पीरियड पता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिसिंग कौन है? B इज मिसिंग। और चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का मास वैसे भी हमको पता था। देखो मैंने बोला था ना कि 9.1 को 9 लिख सकते हैं हम आसान करने के लिए, इन्होंने दिया ही 9 है। 9 × 10 टू द पावर -31 किलोग्राम।
और बेटा टाइम पीरियड दिया और बी मिसिंग है, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी कुछ बोल रही थी ना मुस्कान, अगड़म बगड़म सा, 2πm अपॉन बी क्यू, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। क्यू की जगह ई, तो यहां से इसको कन्वर्ट कर लीजिए बी के लिए, तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2πm अपॉन टी ई। अब वैल्यूज रख दीजिए, 2πm 2 इंटू 3.14 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9 इंटू, वो पीछे कर दो। हो गया? हो गया सर। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 2πm अपॉन बी ना अपॉन टी ई। टी टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 10 टू द पावर माइनस 6, और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता ही है हमको, आपको अब तक पता ही चल गया कि हम सबसे पहले किसको खत्म करते हैं, पावर्स को खत्म करते हैं। तो माइनस के 6 माइनस के 19 मिलकर माइनस के 25, माइनस के 25 ऊपर गए, प्लस के 25 और माइनस के 31 में से गए, माइनस के 6 बचे रह गए, और 2 इसे उड़ा देगा, 0.8 बचेगा। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। इसको खुद कर लेना। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट नंबर 5, ऑब्टेन द एनर्जी। बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे पजल होकर बैठे रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पर, 2 मार्क्स में आ जाता है, उन्हें समझ ही नहीं आता ये है क्या। देखो क्या पूछा है, ऑब्टेन द एनर्जी इन जूल्स बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम acquired by an electron beam when accelerated through a potential difference of 2000 volt। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब चार्ज कितना है जो इलेक्ट्रॉन पर होता है, एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ, पूछा क्या है, एनर्जी। बेटा क्यू और वी जब पता होते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट क्यू इंटू वी। क्यू मतलब चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और V मतलब 2000 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 पावर 3 एंड दैट विल बी इन जूल्स। तो इट विल बिकम 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 जूल्स। सिंपली ये एनर्जी है obtained by that electron beam। Then यस सर। okay, next बस लास्ट करना है, 6th 7th और 8th काट देना, उसके बाद हम मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी। अब ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है बेटा, देखो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अभी 4th यूनिट में भी काफ़ी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता था, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया।
तो B क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली दैट इज द अदर नेम गिवन टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नोट कर लेना इसको, मीन्स द मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली। यानी कि जो बोला नहीं इसने कि फ्लक्स डेंसिटी इतना है। अच्छा, फाइंड द, मतलब हमें फाइंड करना है फ्लक्स डेंसिटी, मतलब हमको बी फाइंड आउट करना है। ओके, टू कॉज 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या दे रखा है, ये एनर्जी दे रखी है उस इलेक्ट्रॉन की, ई के कह सकते हैं उसको। हाउ मच इज इट, दैट इज गिवन टू बी 0.025, कैपिटल एम का बेटा मतलब होता है मेगा। मेगा में कितने जीरोज होते हैं, कितनी पावर होती है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये एनर्जी जूल्स में नहीं है, अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई होना बाकी है। ये हाइड हो गया होगा अब आपका, लेट मी रीशेयर। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फाइनली जूल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 0.025 ऑलरेडी था, 10⁻6 मेगा का कन्वर्जन आया था, और इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड फाइनली इट विल बी इन जूल्स, ये होगा जूल्स में। फिर से पावर कितनी हो गई, ओके, मल्टीप्लाई, जो भी आएगा इसका करके आप आंसर निकाल लेना। ये एनर्जी आई अभी, ये नहीं, आंसर तो निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी तो आंसर हमें, मतलब क्वेश्चन तो आगे है। तो एक काम करो, 0.025 को आप एक काम कीजिए 1.000, ये अच्छा रहेगा तरीका। ये डेसिमल उड़ गए तो 25/1000 बचा, तो 25 4 तो 100 हो गया, एक जीरो फालतू बचा। अब ये आ गया हमारे पास 1.6/40, एक डेसिमल इसका भी उड़ाकर 0 बढ़ा दो, ठीक। अब 4 से काटो, 4 4 16, और लो जी आ गया, सही हो गया, 0.04, मीन्स दिस इज 0.04 इंटू 10⁻⁻13, या मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10⁻⁻15 जूल्स। फाइनली एनर्जी ये निकली। आगे क्या बोल रहा है, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, या तो बेटा जी फॉर्मूला मुझे क्या निकालना है, मुझे बी निकालना है ना, बी मिसिंग है। तो हमको क्या क्या दे रखा है, बी और ई के और आर। तो रेडियस का कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, तुरंत बताइए, जिसमें ई के आता हो, अंडर रूट वाला। अपॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन है तो ई, पूछा कौन है, बी। तो फॉर्मूले को चेंज कर लीजिए, तो b इज इक्वल टू बन जाएगा √2m ई के बाय आर ई। पुट द वैल्यूज, स्क्वायर रूट में कौन कौन है, ट्वाइस ऑफ, अच्छा मास भी तो चाहिए, मास हमें अब तक तो पता चल गया होगा, रट गया होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है वैसे तो 9.1, लेकिन इजी करने के लिए कैलकुलेशन को क्या लिख सकते हैं, 9 ओनली, 9 इंटू 10⁻⁻31। एनर्जी हम निकाल चुके हैं 4 इंटू 10⁻⁻15, और अपॉन में रेडियस 5 इंटू 10⁻⁻2,
और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो पहले तो पावर्स खत्म करो रूट के अंदर वाली। -31 और -15 बनेगा 6 और 4 माइनस के 46, और 9 का भी रूट आ जाएगा, 4 का भी रूट आ जाएगा। 9 का 3 और 4 का 2, 3 और 2 कौन रह गया? 2 रह गया एक अकेला बेचारा, और 10 की पावर -46 रह गए, और अपॉन में कौन रह गया? ओके, ये 1.6 इंटू 5 बनेगा 8 और 10 की पावर -21। अब ये हो गए 6 और पावर -46 का आधा होकर -23 बाहर आई, बस एक √2 रह गया, और 8 -21। तो बेटा जी 2 से काट दो इसको, 3 4, 3/4 होता है 0.75 इंटू बनेगा 10 टू द पावर -2, -21 ऊपर जाकर +21 हो गया ना, और √2 क्या होता है? 1.414। यस, सिंपलिसिटी के लिए खाली 1.4 मान लो। बस इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए कि हाउ मच। सॉरी मैंने आर लिख दिया इसको, ना आर नहीं, ये बी है। टेस्ला, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट तो है ही नहीं, तो जी ये चैप्टर भी हमारा हुआ ख़त्म। अब आते हैं हम मैग्नेटिज्म पर। तो ये यूनिट हमारी चल रही है, यूनिट का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ है। अब हम शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म, जिसको काफ़ी कम किया है, फिर भी काफ़ी है बचा हुआ। तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे अभी भी। तो हेडिंग डालेंगे हम, हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। तो जी क्या क्या करना है हमको इसमें, शुरू करते हैं। पहले तो कुछ पॉइंट्स की हेल्प से हम आगे चलेंगे, केवल पॉइंट्स मार्क करने हैं, कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, कोई बड़े डेरिवेशंस नहीं हैं, और पॉइंट्स हैं हमारे नेचुरल मैग्नेट। पहला पॉइंट, नहीं नेचुरल मैग्नेट की भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा बार मैग्नेट से शुरू करेंगे। हमें सिर्फ बार मैग्नेट पढ़ना है, हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, और कोई मैग्नेट हमें नहीं पढ़ना है। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मैग्नेट जो माइंड होती हैं, जो माइनिंग होती है जिनकी, अंडरग्राउंड से निकलती हैं। आर्टिफिशियल जो हम प्रिपेयर करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, नेचुरल मैग्नेट्स आर द वीक एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग। Natural magnets are weak and artificial magnets are strong। इसके बाद मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिंपल सी, वो तो आपको पता ही होगा कि लाइक पोल्स रिपेल
जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। इसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं हम, और उसके लिए हम लिखेंगे टर्म्स यूज्ड। तो फर्स्ट टर्म यूज है बेटा हमारी मैग्नेटिक पोल्स। क्या होते हैं मैग्नेटिक पोल्स? यदि हम एक बार मैग्नेट को कंसीडर करें तो एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, तो बड़ी आसान सी चीज़ है। तो मैग्नेटिक पोल कैसे हम डिफाइन करेंगे? द एंड पॉइंट्स ऑफ अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक पोल्स? नहीं, इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है। देखो, एक मैग्नेट अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगी ना, तो ये बताइए एक मैग्नेट का जो अट्रैक्शन होता है दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, क्या इसके हर पॉइंट पर बराबर होता है, इक्वल होता है, सेम होता है? नहीं। एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला जो अट्रैक्शन है, मतलब दैट इज नॉट सेम एट ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, एट इट्स ऑल पॉइंट, इट इज डिफरेंट। तो एक मैग्नेट के अंदर जिन पॉइंट्स पर ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक पोल। These are the points within a magnet showing maximum attraction for the other magnetic materials, and for a bar magnet these poles are not exactly at the end points, at the ends of magnet, but a little within it, थोड़ा अंदर होते हैं बार मैग्नेट के जो पोल होते हैं उसके, एग्जैक्टली एंड्स पर नहीं होते। डन बेटा? यस सर। ये पेज हो गया। ये वाला भी पॉइंट हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, सेकेंड टर्म यूज्ड। and that is magnetic length. इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2L से, और यू मस्ट बी नोटिसिंग आई हैव पुट एन एरो ओवर इट, मतलब इट इज अ वेक्टर टर्म, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और है क्या ये? इट इज द गैप बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट।
अच्छा एक काम करते हैं, गैप नहीं लिखते, इसको डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं क्योंकि वेक्टर है ना ये. इट इज द डिस्प्लेसमेंट between two poles of a bar magnet. It is a vector quantity. तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना, डायरेक्शन इसकी होती है साउथ टू नॉर्थ. बेटा याद करो, मैग्नेट फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है. मैग्नेट फील्ड नॉर्थ टू साउथ, लेकिन जो मैग्नेटिक लेंथ है वो उल्टा है, वो साउथ टू नॉर्थ है. It is a vector quantity whose direction is हाँ इसमें एक पॉइंट और, जो मैग्नेटिक लेंथ होती है एक बार मैग्नेट की, जो नेचुरल लेंथ है, ज्योमेट्रिक लेंथ बोल सकते हैं इसको हम, कैपिटल एल. तो मैग्नेटिक लेंथ जो पोल्स के बीच का गैप है 2l, इट इज लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ, क्योंकि ज्योमेट्रिक लेंथ तो उसकी बड़ी हो गई, पूरी हो गई एंड टू एंड, लेकिन मैग्नेटिक लेंथ तो पोल्स के बीच का गैप है ना बस. तो ये पॉइंट पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic length of a bar magnet is less than geometric length. बेटा ये पॉइंट समझ में आया, मैग्नेटिक लेंथ का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यस सर. नेक्स्ट, अब आता है हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. सिंबोलाइज्ड बाय स्मॉल m. बेटा एक बार मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेट को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ऑब्वियस सी बात है, बार मैग्नेट की खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड है और आपने उसे एक एक्सटर्नल फील्ड में भी रख दिया, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स. तो क्या है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड F by B. इट मे बी defined as the magnetic force experienced by the pole of a magnet kept in an external magnetic field per unit magnetic field, means small m is equal to force divided by B. That is magnetic pole strength. ठीक है बेटा, अब इसकी यूनिट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिट इसकी अक्सर पूछी जाती है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आती है ये.
its SI unit, that is ampere into meter. A डॉट एम, पहला A एम्पियर के लिए, दूसरा M, ए जो पहला लेटर है A एम्पियर के लिए, दूसरा लेटर M मीटर के लिए. एम्पियर इंटू मीटर, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो एक बार मैग्नेट के पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है, जो भी इसकी वैल्यू आए एम्पियर इंटू मीटर में, ये इसके क्रॉस सेक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, मैग्नेट की लेंथ पर नहीं, इसके इस पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए. मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, ऑफ अ मैग्नेट लिख देते हैं, नॉट नेसेसरीली बार ओनली. मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स on its area of cross section only. इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे हम, एक एग्जाम्पल जो कि पूछ लिया जाता है अक्सर इस तरह का क्वेश्चन. पहले ये बताइए, ये पेज पूरा हो गया, पेज नंबर 3, सॉरी पेज नंबर 24, पॉइंट नंबर 3. Yes, sir. तो एक एग्जाम्पल, हम आपको एक बार मैग्नेट देते हैं और हमने आपको साथ में एक चाकू भी दे दिया कि इसे मैग्नेट को काटो. हमने बस इतना बोला, कट दिस बार मैग्नेट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. और सपोज करो इतनी सॉफ्ट है ये कि आपका नाइफ इसको काट सकता है, या आपका नाइफ बहुत स्ट्रांग है, बहुत शार्प है. तो मैंने आपको दोनों को काम दिया, दो को काम दिया, किन्हीं दो को आप में से. तो आप में से एक बच्चे ने क्या किया, अपनी समझदारी का परिचय दिया, क्योंकि मुझे तो 2 पार्ट्स में बांटना था ना. तो एक बच्चे ने इसको कैसे 2 पार्ट में बांटा, इसकी लेंथ के अलोंग, ऐसे 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया. सही है, कोई गलत तो नहीं किया इसने, मैंने जो कहा था इसने मेरे रूल्स को ही तो फॉलो किया है. दूसरा बच्चा था, उसने सोचा कि भाई कैसे काटूं कैसे काटूं, उठाया चाकू और काट दिया ऐसे. दोनों ही सही ना अपनी जगह. Yes, sir. ये जो ओरिजिनल मैग्नेट थी, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू थी m. दोनों तरफ बराबर होती है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, दोनों की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम होती है. तो बेटा बताओ, पहले केस में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और दूसरे केस में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, बताइए क्या क्या हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m. सर M1 में सेम रहेगी, M2 में 0. 0 सर 0 मतलब ये मैग्नेट ही नहीं रहेगा. नहीं मतलब, नहीं मतलब का क्या मतलब हुआ. अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे पिछले टॉपिक पर ही तो बेस्ड होगा ना. तो क्या टॉपिक था इससे जस्ट पहले वाला, कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट या एनी मैग्नेट डिपेंड्स ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओनली, यानी कि इस एरिया पर डिपेंड करता है. पहले केस में जब आपने इसको आधा आधा किया तो व्हाट हैपेंड टू एरिया, क्या एरिया सेम रहा, नो सर, क्या हो गया, हाफ हुआ कि नहीं. हाफ हुआ सर, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी तो हाफ हो जाएगी. हाफ हो जाएगी. एंड इन सेकंड केस,
सर वही रहेगी। इसमें वही रहेगी क्योंकि इसमें एरिया चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप एक मैग्नेट को उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर काट काट कर ऐसे बिल्कुल पीसेस में, कॉइन टाइप पीसेस में भी कन्वर्ट कर दो, तो भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सिर्फ एरिया पर डिपेंड करती है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। याद रहेगी ये बात? यस सर। पता नहीं याद रहेगी कि नहीं, मुझे तो उम्मीद है नहीं तुम लोगों से कि याद रखोगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हुआ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो उसमें हम पॉइंट्स लिख रहे थे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के। एक पॉइंट तो मैंने ये बता दिया, एक और पॉइंट बताया जाएगा, अभी थर्ड पॉइंट पर ही हम रहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू पोल्स of a magnet can never be isolated। दो पोल्स आप अलग अलग कभी नहीं कर सकते। मतलब इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मींस मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसको पिछली ही फिगर में दिखा देंगे। नहीं, ये तो मैंने गंदा कर दिया, इसको तो दूसरी बनाएंगे। अगर ये हमारी एक बार मैग्नेट है, ये उसके नॉर्थ और साउथ थे, और मैंने इसको दो पीसेस में, नॉट नेसेसरी कि मैं इसको बराबर भागों में बांटूं, मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। तो जो पार्ट इसका इधर लेफ्ट वाला है, यहां कौन डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल आइडेंटिकल साउथ। और इधर कौन डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल आइडेंटिकल नॉर्थ। हर ब्रोकन पार्ट पर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, and that is magnetic moment which is equivalent to electric dipole moment small p। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। इसका सिंबल है m। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। और ये क्या है? देखो अब तक हमने कितनी टर्म्स पढ़ी एक बार मैग्नेट में? दो टर्म्स पढ़ी, एक तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और उससे पीछे पढ़ा था मैग्नेटिक लेंथ। इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। It is the product of magnetic pole strength small m का with the magnetic length। तो क्या फॉर्मूला बन गया? m बार इज इक्वल टू स्मॉल m तो सर स्केलर है। पीछे देखो। हाँ जी, m इंटू 12, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। हो गया सर। तो क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। पहली तो इस बात इसकी, एस आई यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की क्या थी? एम्पियर इंटू मीटर, और इंटू लेंथ, लेंथ भी तो मीटर होती है, तो इसकी एस आई यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर।
और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो वही डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक लेंथ की डायरेक्शन होगी। कहाँ से कहाँ? साउथ टू नॉर्थ। इट इज ऑल्सो वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो कल कंटिन्यू करेंगे इसको, हम यहीं तक रखते हैं आज का काम। ठीक है, ओके सर। ये चैप्टर कल तो शायद हो जाए, कल